नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस क्लासेस में। एक नए अध्याय के साथ आज मैं आपसे रूबरू होने जा रहा हूं और इस समय का आप अच्छा खासा सदुपयोग कर रहे होंगे, ऐसी आशा भी करता हूं आपसे। परिस्थितियां चाहे जो हो, परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढाल लेना ही एक महान व्यक्ति की परिभाषा होती है। ठीक है, तो समय कोई भी हो, चाहे वो विपरीत समय हो चाहे आपके अनुरूप समय हो, है ना, फिर भी यदि आप विपरीत समय को भी अपने अनुरूप परिवर्तित कर ले तो आप महान हैं। कहने का तात्पर्य कि यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि इतना समय आने वाले भविष्य में आपको नहीं मिलने वाला। फिर वही समय जो भविष्य में आएगा टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बहुमूल्य समय है इसको आप व्यर्थ ना करें और पढ़ते रहें। दूसरी चीज, मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर के बाद हमने पढ़ा गुप्त काल, गुप्ता डायनेस्टी पढ़ी, एम्पायर पढ़ा, विस्तार कराया मैंने और आपने किया भी। तो उसके बाद हमने पढ़ा था इतिहास की तिथियां, डेट्स ऑफ हिस्ट्री, जो विभिन्न प्रकार की हो, चाहे ईसा पूर्व हो, बीसी बिहाइंड क्राइस्ट, ईसवी हो अर्थात एडी, एनो डोमिनी जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और पूर्वार्ध हो, फर्स्ट हाफ जिसे बोलते हैं, और उत्तरार्ध हो, लेटर हाफ जिसे बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली, रूबी जुबली, सभी प्रकार की जुबलियों का भी अध्ययन किया। ठीक है, और सदी क्या है, शताब्दी क्या है, सेंचुरी, सहस्त्राब्दी, मिलेनियम, सब कुछ अध्ययन किया। संवत, शक संवत, गुप्त संवत, विक्रम संवत, और एक इंटरनेशनल कैलेंडर, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर जिसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको प्रपोज किसने किया, प्रस्तावित किसने किया, घोषणा कब हुई, डेट क्या थी घोषणा की, अनाउंसमेंट बोल सकते हैं, और इसकी घोषणा कौन से पोप ने की, पोप का नाम क्या था, बहुत सी चीजों का अध्ययन किया। इसके बाद आज मैं आपसे आपके सम्मुख वर्धन वंश अर्थात जिसका दूसरा नाम है पुष्यभूति वंश, इससे आपको अवगत कराऊंगा। मित्रों, ये जो वंश है ना, बहुत ही इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है और स्टोरी है, आनंद आ जाएगा पढ़ने में, क्योंकि ये एक नया अध्याय है, एक नए युग का आरंभ होता है, ऐसा कह सकते हैं। गुप्त साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से, आर्ट एवं कल्चर के दृष्टिकोण से भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। किंतु गुप्त काल के बाद, आफ्टर गुप्ताज एम्पायर, क्या होता है कि उनका जब पतन हो गया, गुप्त वंश का पतन होता है जब, है ना, फॉल ऑफ द गुप्ताज डायनेस्टी या कहें गुप्ताज एम्पायर, तो एक छोटे छोटे नए राज्यों का उदय होता है। यहीं से कहानी सामंतवाद की भी प्रारंभ होती है। हालांकि सामंतवाद पहले भी आ चुका था, गुप्त काल में ही सामंतवाद सामने था, क्योंकि जो गुप्त काल के संस्थापक थे श्री गुप्त एवं घटोत्कच, जो दूसरे क्रम के राजा हुए, रूलर हुए, वो भी एक सामंत थे। वो राजा की संज्ञा नहीं पाए थे, वो एक अधीनस्थ कर्मचारी कह सकते हैं, सामंत अर्थात फेडुलिस्ट। ठीक है, सामंत थे, वो अधीनस्थ अधिकारी थे। हालांकि उन्होंने अपने नए वंश की नींव डाली, नए डायनेस्टी की रचना की, किंतु स्वतंत्र रूप से जो संस्थापक बनता है, फाउंडर होता है गुप्त साम्राज्य का, वो चंद्रगुप्त प्रथम था, है ना, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गुप्ताज डायनेस्टी, प्रथम स्वतंत्र शासक गुप्त वंश का। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो सामंतवाद जो था, फेडुलिज्म जो था, वो सामने गुप्त काल में ही सामने आ गया था, किंतु अब सामंतवाद फेडुलिज्म में धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो यहां उसकी चर्चा करेंगे इस लेक्चर के बाद, किंतु आज मैं आपसे वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश की बात करूंगा। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का मित्रों जब पतन हो जाता है, वीडियो जब देखा करें तो लाइक, कमेंट
सब्सक्राइब शेयर सब कुछ ठोक दिया करें, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य का जब पतन होता है, फॉल ऑफ दी गुप्ताज डायनेस्टी, तो एक विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में नए नए राज्यों का उदय होता है, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में भारत के खासकर उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, राइज ऑफ द न्यू डायनेस्टी बोल सकते हैं, न्यू एम्पायर बोल सकते हैं, नए नए राज्यों का उदय होता है, जन्म होता है। तो इस क्रम में मैंने एक मैप बनाया है, इसके थ्रू समझेंगे कि ये मैंने हर्षवर्धन के समय का बनाया है। कहने का मतलब वर्धन वंश के संस्थापक थे, लेकिन जो आगे राजा होते हैं हर्षवर्धन, उनके समय का मैंने ये मैप बनाया है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो नवीन शक्तियों का उदय हुआ, जो नए न्यू पावर जो आती है उनका उदय होता है, उनमें देखिए वल्लभी के मैत्रक थे। कौन? मैत्रक वंश हो गया वल्लभी में। वल्लभी कहाँ है आप बताएंगे? थानेश्वर में। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा के करनाल में। कहाँ था ये? थानेश्वर हरियाणा के करनाल में था, ठीक है। थानेश्वर में वर्धन वंश का उदय होता है, राइज ऑफ द वर्धन डायनेस्टी, ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये याद रखिएगा, इसी की बात करेंगे हम। कन्नौज में मित्रों ये भी रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल। कन्नौज में मौखरी वंश, मौखरी डायनेस्टी का उदय होता है, ठीक है। मगध में परवर्ती गुप्त बचे रहे हैं। मगध क्षेत्र में जो बिहार का वर्तमान बिहार का जो क्षेत्र था वो मगध क्षेत्र में था, तो वहां पर गुप्त काल के बाद परवर्ती गुप्त लेटर वो भी बने रहते हैं, ऐसा नहीं कि समाप्त हो जाते हैं। मित्रों किसी भी राज्य का या कहीं किसी भी साम्राज्य का जब जन्म होता है ना, उदय होता है, राइज होता है, तो धीरे धीरे होता है, सहसा अचानक नहीं हो जाता है, ठीक है। मैं यदि अपने राजवंश को बनाना चाहूं तो अभी से मैं संघर्ष प्रारंभ करूंगा और आने वाले 30 वर्ष 25 वर्ष 40 वर्ष बाद ही एक मैं विशाल साम्राज्य खड़ा कर पाऊंगा। हो सकता है मैं स्वतंत्र शासक ना हूं, इंडिपेंडेंट रूलर ना रहूं, लेकिन फाउंडर तो कहला जाऊंगा ना, संस्थापक तो कहला जाऊंगा। भले ही आगे आने वाली मेरी पीढ़ी का कोई राजा स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। स्वतंत्र कहने का मतलब कि मैं तो अभी मान लीजिए गुप्त वंश है, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, मैंने एक स्थापना की एक नए राजवंश की, ठीक है। मेरा नाम आदित्य शुक्ला, शुक्ला वंश की मैंने नींव डाली, तो अभी मैं उनके अंडर कंट्रोल में हूं, ठीक है, उनके अधीनस्थ ही हूं, जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त वंश है। लेकिन धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूं, एक नए राजवंश की मैंने नींव डाल दी, फाउंडर कहला गया अपने शुक्ला वंश का, ठीक है। ये समझाने के लिए है, तो शुक्ला वंश का फाउंडर कहला गया। लेकिन आगे आने वाले समय में जो मेरी पीढ़ियां होंगी, एग्जाम्पल के तौर पर गुप्त साम्राज्य एक तरफ जब ध्वस्त होता जाएगा, पतन की ओर चला जाएगा, फॉल ऑफ द गुप्ताज डायनेस्टी, तो इधर मेरा शुक्ला वंश बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी, कोई हो सकता है राजा, जब एक तरफ गुप्त वंश पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो दूसरी तरफ मेरे ही शुक्ला वंश का कोई शासक स्वतंत्र रूप से शासन करने लगेगा, इंडिपेंडेंट रूलर कहला जाएगा। तो बात ये थी। तो परवर्ती गुप्त इसी प्रकार धीरे धीरे कोई साम्राज्य खड़ा होता है, तो उस साम्राज्य का पतन, उस साम्राज्य का जो विनाश होता है वो धीरे धीरे ही होता है, अचानक नहीं हो जाता है। कैसे? परवर्ती गुप्त आए, हो सकता है ये अयोग्य रहे हो, इनमें शासन करने की वो क्षमता कैपेसिटी ना रही हो, ठीक है, तो इनके अंदर वो प्रॉपर्टी वो गुण ना रहे हो राजा वाले, जनता ने इन्हें हटा दिया होगा मान लीजिए, तो इसीलिए धीरे धीरे समाप्त होता गया। तो ये एक बंगाल क्षेत्र मित्रों दो भागों में था। बंगाल क्षेत्र दो भागों में था। आधा भाग जो था पुंड्र क्षेत्र कहलाता था, पुंड्र रीजन कहलाता था, जबकि दूसरा भाग वंग क्षेत्र कहलाता था। क्या? वंग क्षेत्र। शायद इसी के नाम पर वंग करते करते वंग से बंग हुआ, बंग से बंगाल होता गया, ठीक है। तो यहां पर मित्रों शासन किसका था? वो गौड़ राजा, गौड़ रूलर था शशांक। बहुत महत्वपूर्ण, इसकी बात करूंगा आगे, शशांक। दूसरी तरफ हरियाणा में करनाल में थानेश्वर में किस वंश का जन्म होता है? वर्धन वंश सामने आता है, वर्धन डायनेस्टी, वर्धन एम्पायर होता है, ठीक है। तो वर्धन वंश के शासक होते हैं हर्षवर्धन ही होते हैं, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, उनकी बहन राज्यश्री, ठीक है, राज्यश्री जो होती है सब वर्धन वंश में है। इसी के प्रकार कन्नौज में मित्रों मौखरी वंश रहता है,
मौखरी डायनेस्टी रहती है कन्नौज में, ठीक है। और इसका शासक कौन होता है? ग्रहवर्मा। मैंने शासक नाम क्यों लिखा पार्टिकुलर? क्योंकि हर्षवर्धन के समय इन क्षेत्रों में कौन कौन से राजा थे, समकालीन जो थे, ठीक है। इसी प्रकार ये मालवा में मदन वर्मा नामक शासक था। मालवा में मदन वर्मा नामक रूलर था। उसी प्रकार महाराष्ट्र में चालुक्य वंश का शासन था, चालुक्य डायनेस्टी का शासन था, जिसका राजा पुलकेशिन द्वितीय था, जो इसके समय का था। ये क्लियर है इतना? पुलकेशिन। मित्रों, अब कहानी ये है कि आप भी जानते हैं कि हमने मगध साम्राज्य में, जब मगध साम्राज्य, मगध एम्पायर पढ़ा रहा था, तो बताया था कि प्रारंभिक 4 राजवंशों ने राज किया। वो कौन थे? पहला था बृहदत्त वंश, दूसरा था हर्यक वंश, जिसका अन्य नाम पितृहंता वंश, क्योंकि जितने भी राजा इस वंश के हुए अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पाए, तो इसलिए पितृहंता वंश कहा गया, ठीक है। तीसरा हुआ शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी। चौथा होता है नंद वंश, नंद डायनेस्टी, जिसका अंतिम राजा घनानंद, घनानंद का उन्मूलन चंद्रगुप्त मौर्य बैठते हैं, मौर्य वंश की नींव डालते हैं मगध साम्राज्य पर, मगध महाजनपद पर। तो वो कहानी थी। तो प्रारंभिक जो 4 राजवंश थे, उसमें से किसने स्थायी तौर पर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी? मैं पढ़ा चुका हूं, आप कमेंट पर बताइएगा। तो पाटलिपुत्र मित्रों उस जमाने से मौर्य, पहले नंद वंश उधर आया, फिर मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी, फिर गुप्त डायनेस्टी, गुप्ताज डायनेस्टी, गुप्त वंश, ठीक है, परवर्ती गुप्त, लेटर गुप्त जिसे बोलते हैं गुप्ताज। तो ऐसे करते करते पाटलिपुत्र जो थी मित्रों, लगभग 800 वर्ष, 800 ईयर्स तक कैपिटल बनी रही मगध की। और भारत के इतिहास में, जो इंडियन हिस्ट्री है, इसके पूरे इतिहास में मित्रों इतनी लंबे समय तक, इतने लंबे अरसे तक कोई राजधानी रही है, वो पाटलिपुत्र ही थी। दिल्ली कब बनी है आप जानते हैं? 1912 में, है कि नहीं? तो 800 वर्षों तक लगभग ये कैपिटल बनी रही। लेकिन अब क्या होती है, परिस्थितियां चेंज होती हैं, कंडीशंस बदलती रहती हैं। तो कंडीशन बदली, पाटलिपुत्र की जगह हो गया राजधानी अब कन्नौज। पाटलिपुत्र का स्थान ले लेता है कौन? कन्नौज, ठीक है। अब बात करूंगा मैं इनके अलग अलग क्षेत्रों में, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बात करता हूं। देखिए, पहले जान लीजिए वर्धन वंश के संस्थापक। वर्धन वंश का दूसरा नाम पुष्यभूति वंश है। पुष्यभूति डायनेस्टी क्यों है? क्योंकि वर्धन वंश के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, वो पुष्यभूति हैं। तो पुष्यभूति वर्धन ही थे, तो पुष्यभूति वंश या दूसरा नाम वर्धन डायनेस्टी, ठीक है। इनके बारे में इतना ही जानिए। इनके बाद जो शासक होते हैं प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन जो है दूसरे शासक हुए। इन्होंने राजधानी किसे बनाई? थानेश्वर। कहां था? करनाल, हरियाणा। इनके पिता का नाम आदित्य वर्धन। देखिए, संस्थापक पुष्यभूति, हो सकता है 1-2 और राजा हैं, उनको पढ़ना आवश्यक नहीं है, तो केवल आप जानिए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि ये प्रथम स्वतंत्र शासक होते हैं। मैं बता चुका हूं प्रथम स्वतंत्र शासक कैसे, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर होते हैं किसके? वर्धन डायनेस्टी के, वर्धन वंश के। अच्छा, इनकी मृत्यु जो होती है मित्रों, वो 606 एडी में होती है, ठीक है, ईस्वी में होती है। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्रियां थी। कहानी अब शुरू होगी, बड़ी मजेदार कहानी है, ठीक है। यहाँ मित्रता भी दिखेगी, यहाँ शत्रुता भी दिखेगी, यहाँ भाई का प्यार दिखेगा, बहन का सब कुछ यहीं पे दिखेगा। देखिएगा ध्यान से। इनके पुत्र होते हैं 2, प्रभाकर वर्धन, माफ करिएगा, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इन दोनों की बहन हुई राजश्री। राजश्री इनकी पुत्री थी। तो 2 पुत्र 1 पुत्री, ठीक है, भरा पूरा परिवार था प्रभाकर वर्धन जी का। अब देखिए कहानी, राजश्री का जो विवाह होता है मित्रों, ये कन्नौज के राजा, कन्नौज में किसका शासन था? मौखरी वंश का। तो इसीलिए मैंने यहां संबंधी लिखा है। तो मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा, ग्रहवर्मा का दूसरा नाम कभी कभी ब्रह्मगुप्त भी मिलता है। तो राजश्री का विवाह वर्धन वंश की पुत्री, वर्धन डायनेस्टी की जो डॉटर थी, प्रिंसेस थी राजश्री, उनका विवाह होता है मौखरी डायनेस्टी, मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा से। क्लियर है? अब देखिएगा कहानी, अब शुरू करते हैं। ये 2 नाम मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि पूरी कहानी बदल देंगे। यही वो 2 आदमी हैं, देवगुप्त और राजा शशांक। इन दोनों ने क्या किया कि हर्षवर्धन को गद्दी पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया।
हर्षवर्धन से जबकि बड़े भाई कौन थे? राज्यवर्धन। ठीक है, तो गद्दी पर इन्हें बैठना चाहिए, लेकिन अंततोगत्वा यही बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनाने वाले ये दो हैं। ध्यान से देखिए, तो मालवा के राजा देवगुप्त थे, मैंने बताया मालवा में राजा देवगुप्त थे। ये मदन वर्मा जो है हर्षवर्धन के समय रहते हैं, याद रखिए। अभी प्रभाकर वर्धन के बाद राजा कौन होता है? राज्यवर्धन। बात को समझिएगा, राज्यवर्धन के समय की बात है। राज्यवर्धन के समय कौन शासक है? देवगुप्त। ठीक है मित्रों, मालवा के राजा देवगुप्त ने क्या किया कि राजश्री के पति गृहवर्मा की हत्या कर दी। क्या कर दिए? हत्या कर दिए, इनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इन्होंने क्या किया कि राजश्री को कैद कर लिया। क्या कर लिया? राजश्री को कैद कर लिया। कैद करने के बाद अब इनका जो देवगुप्त जी हैं, इनका विवाद अब हर्षवर्धन से और राजवर्धन से, दोनों से हो गया। ठीक है, कैद मतलब मित्रों कैद मतलब इम्प्रिजेंट। ठीक है, तो कैद कर लिया तो ठीक है, नाराज हो गए क्योंकि उनके बहन को किडनैप कर लिया और ब्रह्मगुप्त उनके जीजा को की हत्या कर दी। तो अब देखिए क्या होता है कि राज्यवर्धन जो है ये बीच में सन्यासी बनने की राह पर चल बैठे थे, है ना, वैराग्य लेने वाले थे। किंतु जब इन्हें सूचना मिली कि राज्यवर्धन को कि मालवा के राजा देवगुप्त ने उनकी बहन को किडनैप कर लिया है, कैद कर लिया है, तो राज्यवर्धन ने फिर गद्दी पर बैठना ही उचित समझा। क्योंकि बिना गद्दी पर बैठे वो बदला कैसे लेते और अपनी बहन को कैसे छुड़वा पाते उसके चंगुल से। तो राज्यवर्धन ने क्या किया, उनका एक ममेरा भाई था, है ना, मामा का लड़का था भांडी। भांडी जो है, भांडी के सहयोग से राज्यवर्धन ने क्या किया कि देवगुप्त की हत्या कर दी, है ना, देवगुप्त की हत्या कर दी, मालवा के राजा देवगुप्त की। ठीक है, फिर भी अभी राजश्री कैद में है। देखिएगा कैसे, क्योंकि ये नहीं छुड़ा पाते हैं, भले ही इनकी हत्या कर दी। क्यों नहीं छुड़ा पाते? क्योंकि मालवा का राजा होता है देवगुप्त, और मालवा का जो राजा है देवगुप्त, इसका मित्र है कौन? बंगाल का गौड़ राजा, गौड़ किंग कौन? शशांक। शशांक को जैसे ही खबर मिलती है कि हमारे मित्र देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने कर दी, तो शशांक क्या किए कि राज्यवर्धन की हत्या कर दिए। ठीक है, बदला लेने के लिए अपने मित्र की हत्या का शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर डाली। इसलिए राज्यवर्धन ने राजश्री को नहीं छुड़वा पाए थे। ठीक है, अब देखिए, अब हर्षवर्धन के सामने मजबूरी, बहन किडनैप है, भाई राज्यवर्धन की हत्या हो गई शशांक के द्वारा, अब तो छोटे भाई को ही राज्य संभालना पड़ेगा। ये विडंबना खड़ी हुई। ठीक है, उन्होंने गद्दी पर बैठा, सिंहासन लिया। ठीक है, ठीक है, तो हर्षवर्धन जो थे, सबसे पहले दायित्व तो समझते हैं कि अपने जो ब्रदर किलर है, भाई का हत्यारा है शशांक, इसकी हत्या कर डालो। ठीक है, यही है प्रेम भाइयों का। ठीक है, इन्होंने अपनी मित्रता निभाई, ये अपना भाईचारा निभाएगा, इन्होंने भी भाईचारा दिखाया। अब देखिए, हर्षवर्धन ने भास्कर वर्मन के सहयोग से, ये कौन है बताऊंगा बात, भास्कर वर्मन के सहयोग से हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी, शशांक की हत्या कर दी। तो ये अब समाप्त हो गए, राज्यवर्धन भी परलोक गए, देवगुप्त भी, ठीक, और शशांक भी। बचे कौन? राजश्री और हर्षवर्धन, राजश्री हर्षवर्धन। ठीक है, अब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे। अब दो समस्याएं थी उनके सामने। पहली समस्या, अपनी बहन को देवगुप्त का जो साम्राज्य था, वंश था, जहां पर किडनैप कर रखा था इसने, तो अपनी बहन राजश्री को छुड़वाना था, कैद से मुक्त करना था, जेल से। ठीक है, दूसरी चीज, जो इनके जीजा जी थे गृहवर्मा ब्रह्मगुप्त, इनका शासन कहां था? कन्नौज पर, मोखरी वंश। तो कन्नौज पर शशांक का लगभग शासन हो गया था। ठीक है, क्योंकि देवगुप्त गृहवर्मा की हत्या कर देते हैं और शशांक जो थे राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं, दोनों समाप्त। तो इस प्रकार शशांक का आधिपत्य कन्नौज पर था। हालांकि हर्षवर्धन ने इसको भी मारा और कन्नौज को स्वतंत्र कराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया।
ठीक है, अर्थात अपनी बहन के साम्राज्य को, अपने बहन के राज्य को, राजश्री के राज्य कन्नौज को अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में मिलाया हर्षवर्धन ने, और चारों तरफ से सीमा सुरक्षित करने लगे। वो राज, उनकी बात आगे करेंगे। इस प्रकार हम अगला जो पार्ट पढ़ेंगे वो प्रॉपर हर्षवर्धन को होगा। ये मैंने वर्धन वंश की आधारशिला रखी थी। थोड़ा एक चीज और जान लीजिए, शशांक के बारे में खासियत ये है कि ये बंगाल का गौड़ राजा था, ठीक है, गौड़ किंग था, और ये शैव धर्म का अनुयायी था, फॉलोअर्स ऑफ शैविज्म, ठीक है, शैव धर्म का फॉलोअर था, अनुयायी था। एवं ये सबसे बड़ा प्रश्न जो पूछा जाता है कभी कभी, और पूछा भी गया है कि बोधि वृक्ष को कटवाने वाला कौन था? वो बंगाल का गौड़ राजा शशांक ही था। इसी ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष क्यों फेमस है आप जानते हैं? इस वृक्ष के नीचे किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, आप बताएंगे कौन था? तो ये रहा वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की आधारशिला। अब हम जब अगला पार्ट पढ़ेंगे वो होगा वर्धन वंश में राज्यवर्धन, सॉरी हर्षवर्धन के बारे में सब कुछ जानेंगे। ये थोड़े अच्छे शासक थे, ठीक है, और महान भी थे, कला के संरक्षक थे, है ना, विद्वान संरक्षक थे। इनकी बात अलग से की जाएगी। अभी तक बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यदि आया है कमेंट बॉक्स पर किया करिए और लाइक कमेंट ठोक दिया करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट पर हर्षवर्धन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।